हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी जूनियर अकाउंटेंट इन TRA एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। उसमें आज हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वो है बिजनेस मेथड। बिजनेस मेथड में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, क्योंकि 1986 वाला खत्म हो चुका है। तो उसके अपन MCQ करेंगे। आज 10 MCQ अपन लगाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपभोक्ता किसे कहते हैं। अब आम जीवन में भले उपभोक्ता या कंज्यूमर किसी को भी कह सकते हो, लेकिन जब हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की बात करते हैं तो ऑप्शन कहता है उपभोक्ता उसे कहते हैं जो वस्तु या सेवा किसी प्रतिफल के बदले में क्रय की गई हो एवं उपभोग करता हो। तो ये बात सही है कि जिसने पैसे देकर या कुछ देकर, प्रतिफल मतलब कुछ के बदले कुछ, जिसने कुछ देकर कोई चीज़ खरीदी हो और उसे कंज्यूम करता हो तो उसे डेफिनेटली कंज्यूमर कहेंगे। तो ए तो सही है। वस्तु का क्रय या पुनः विक्रय के उद्देश्य से किया गया हो। अच्छा, जो व्यक्ति वस्तु खरीदता है इसलिए कि उसे बेचे, यानी जो ट्रेडर होता है, तो अगर किसी ने कमर्शियल पर्पज से वस्तु खरीदी है तो वो इस एक्ट में कंज्यूमर नहीं है, उसकी सुनवाई नहीं होगी। उसे अगर कोई दिक्कत तकलीफ आई तो उसके लिए अलग फोरम है, उसके लिए कंज्यूमर के जो फॉरम बने हुए हैं अभी डिस्कस करेंगे वो नहीं है। थोक विक्रेता जो होलसेलर है जो मैन्युफैक्चरर से माल खरीदता है और रिटेलर्स को बेचता है, यानी जिसने कमर्शियल पर्पस के लिए माल खरीदा है वो भी कंज्यूमर नहीं है। तो उपरोक्त सभी, तो अब इसका उपरोक्त सभी भी नहीं हो सकता और उपरोक्त में से कोई नहीं होता तो वो भी नहीं हो सकता था, क्योंकि पहला ऑप्शन तो है ना कि वो व्यक्ति जिसने कोई वस्तु या सेवा। अब देखो इसमें ना आप बहुत ध्यान से पढ़ा करो, मतलब कई बार वो आ जाता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में शामिल किया गया है केवल वस्तुएं, केवल सेवाएं, वस्तुएं में सेवाएं दोनों या दोनों में से एक। तो फिर आपको समझना पड़ेगा दोनों को शामिल किया गया है, वस्तु को भी और सेवा को भी। तो पैसे देके खरीदी हो, उसको कंज्यूम करता हो और बाद में, तो उसे हम कंज्यूमर कहेंगे। तो इसका आंसर सिंपली ए रहेगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। उपभोक्ता का अर्थ परिभाषा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार एक उपभोक्ता को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी सामान को खरीदता है या किसी प्रतिफल के लिए किसी सेवा का लाभ उठाता है, जिसका भुगतान किया गया है या भुगतान करने का वादा किया गया है, या आंशिक रूप से भुगतान किया गया है या आंशिक रूप से वादा किया गया है। कहने का मतलब है जिस व्यक्ति ने वस्तु या सेवा खरीदी है, चाहे पेमेंट कर दिया है, चाहे उधार पे खरीदा है, चाहे पार्ट पेमेंट कर दिया है, चाहे यहाँ तक कि उसने स्थगित भुगतान योजना यानी किश्तों में चीज़ खरीदी हो, वो सब व्यक्ति कंज्यूमर की श्रेणी में शामिल हैं। इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जो खरीदार की मंजूरी से सामान का उपयोग करता है या सेवा का लाभार्थी है, मतलब वो व्यक्ति जो कंज्यूमर के अप्रूवल से चीज़ को प्रयोग कर रहा है, ठीक है, कंज्यूमर से पूछ के चीज़ को यूज़ कर रहा है। अगर कंज्यूमर उसका प्रतिफल दे चुका है तो वो भी कंज्यूमर की श्रेणी में आएगा। एक और बात, यह इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से या टेली शॉपिंग या डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग के माध्यम से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार के लेन देनों पर लागू होता है। तो आजकल चूंकि ई-कॉमर्स आ गया है, तो चाहे आपने ऑर्डर देके ऑनलाइन ऑर्डर किया हो या आपके पास डायरेक्ट सेलिंग यानी बंदा घर पे आया हो वस्तु बेचने, या मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू, या आपने टीवी देख के जो नंबर बताया गया उस नंबर पे ऑर्डर किया हो, इन सारे ही तरीकों में अगर आप वस्तु खरीदी है प्रतिफल देके तो आप कंज्यूमर कहलाएंगे। इसका मतलब है बाद में आप कंज्यूमर कोर्ट्स में जा सकते हैं, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट में जाने की पहली शर्त है कि आप कंज्यूमर तो हों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पे ध्यान दें, कोई भी व्यक्ति जो पुनर्विक्रय या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए सामान प्राप्त करता है और सेवाओं का लाभ उठाता है उसे उपभोक्ता नहीं माना जाता। तो किसी व्यक्ति ने अगर रीसेल या कमर्शियल पर्पज से चीज़ ली है तो ही इज़ नॉट अ कंज्यूमर, ही कांट गो टू कंज्यूमर फोरम। ठीक है, इसी बात को सारा इंग्लिश में लिखा है, आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सेम वही की वही बात है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की योग्यता है। अब हमें पता है कि इसमें जिला लेवल पे आपका जिला आयोग होता है यानी डिस्ट्रिक्ट कमीशन होता है, उसके बाद राज्य आयोग यानी स्टेट कमीशन होता है, और उसके बाद आपका राष्ट्रीय आयोग या आपका नेशनल कमीशन होता है। तो कहता है कि जो नेशनल कमीशन का प्रेसिडेंट होगा, जो राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष होगा, ठीक है, वापस सुन लो, कंज्यूमर मामलों को निपटाने के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है, एक तरह से वो सर्वोच्च संस्था है, उसका अध्यक्ष कौन बन पाएगा? जो जिला न्यायाधीश के समकक्ष व्यक्ति नहीं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का बंदा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जज है, वो नेशनल लेवल के मैटर्स नहीं देख सकता।
सॉरी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उसके समकक्ष, और सी में लिखा है उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के समकक्ष। तो देखिए, राष्ट्रीय आयोग यानी नेशनल लेवल के लिए जो प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठने का हकदार होगा वो होगा सुप्रीम कोर्ट का वर्किंग जज या रिटायरिंग जज। सुप्रीम कोर्ट जिसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर हो, वो व्यक्ति ही वहाँ बैठ सकता है। तो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स इक्विवेलेंट कैन बी द प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन। ठीक है, चलिए, हो गया सिंपल। अब आप इन तीनों के बारे में कुछ सुन लीजिए, यानी ये जो टेबल्स है इनमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चनों के जवाब निकलेंगे कि जिला आयोग क्या होता है, इस राज्य आयोग क्या होता है और राष्ट्रीय आयोग क्या होता है। तो जैसे पहले कंपोजिशन क्या है, तो जो जिला आयोग है आपका फर्स्ट है, इसका कंपोजिशन है 1+2। ठीक है, इसमें एक तो अध्यक्ष होगा, प्रेसिडेंट या चेयरमैन कह लीजिए। जो राज्य आयोग है उसमें 1+4 होंगे। ठीक है, कम से कम 4 लिखे हुए, यानी 4 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो एक प्रेसिडेंट होगा, उसके अलावा कम से कम 4 सदस्य होंगे, उसमें एक महिला भी होगी। इधर भी था कि इसमें कम से कम एक महिला होगी। राष्ट्रीय आयोग का भी कॉम्बिनेशन 1+4 है, इसमें एक चेयरमैन के अलावा 4 सदस्य कम से कम होंगे और उसमें कम से कम एक महिला होनी चाहिए। अब राष्ट्रपति यानी अध्यक्ष कह लीजिए, हु कैन बी अध्यक्ष एंड और से चेयरमैन कौन हो सकते हैं। तो जिला आयोग का जो कहें अध्यक्ष है वो एक वर्किंग या रिटायर्ड जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, जो न्यायाधीश जिला न्यायालय में काम कर रहा हो, यानी जिला न्यायालय संभालता हो या वहाँ से रिटायर हो चुका हो, वो जिला आयोग का अध्यक्ष हो सकता है। अगर राज्य आयोग की बात करें तो राज्य आयोग का अध्यक्ष हाई कोर्ट का जज हो या रह चुका हो, और अगर नेशनल कमीशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या रह चुका हो। ठीक है, और बातें करें तो जो जिला आयोग है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो चेयरमैन है वो कौन अपॉइंट करेगा, उसका अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करेगी और इसके लिए चयन समिति रेकमेंड करेगी। जो सिलेक्शन कमेटी है वो कुछ लोगों के नाम भेजेगी, फिर उनमें से राज्य सरकार चुनेगी। अच्छा, अब राज्य आयोग का अध्यक्ष कौन चुनेगा? राज्य आयोग का अध्यक्ष भी राज्य सरकार चुनेगी, लेकिन उससे पहले वो हाई कोर्ट के जज से कंसल्टेशन करेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से वो वार्ता या परामर्श करेंगे। अब बात है कि जो नेशनल कमीशन है उसका जो प्रेसिडेंट है उसका चुनाव कौन करेगा, तो उसका चुनाव सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसका चुनाव करने से पहले CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उच्चतम न्यायालय के सबसे जो वरिष्ठ होते हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे वो कंसल्टेशन करेगी। इसके बाद है क्षेत्र अधिकार। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो एक्ट आया था 1986 को हटा के जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया था, उसमें जो मॉनेटरी लिमिट थी बाद में उनमें संशोधन हुआ। पहले लिमिट थी 1 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से अधिक, यानी जिला आयोग 1 करोड़ तक के मामले देखेगा, राज्य आयोग 1 करोड़ से लेके से ज़्यादा और 10 करोड़ तक के मामले देखेगा, और 10 करोड़ से जो ज़्यादा वाले मामले होंगे उनको नेशनल कमीशन देखेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे फिर एक संशोधन हुआ था, और संशोधन होने के बाद जो रिवाइज्ड लिमिट्स निकल के आई 2021 में ये संशोधन हुआ था। तो हुआ क्या था कि 1 करोड़ तक के मामले जिला आयोग पे करने की वजह से और 1 से 10 करोड़ तक के मामले राज्य आयोग पे करने पे इन दोनों पे बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा था, बहुत ज़्यादा केसेस इन्हीं मामलों के थे, तो बहुत ज़्यादा दबाव इनके ऊपर आ रहा था। तो फिर बाद में क्या किया, जो जिला आयोग था उसकी लिमिट घटा के 50 लाख कर दी, यानी अब केवल 50 लाख तक के मामले अगर हों तो जिला आयोग उस मामले को देखता है। अगर 50 लाख से 2 करोड़ तक के मामले हो तो उसको राज्य आयोग देखता है, और 2 करोड़ से ज़्यादा वाले मामले हों तो उसको राष्ट्रीय आयोग देखता है। तो ये आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, जुरिस्डिक्शन क्षेत्राधिकार आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, दोबारा सुन लीजिएगा। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आदेश के विरुद्ध अपील। तो ये आगे से आगे चलता है। जिला आयोग से तकलीफ है आपको, जिला आयोग ने जो ऑर्डर पारित किया, अगर आप उससे व्यथित हैं, आपको ग्रीवियांस है, तो आप राज्य आयोग में जाइए, 45 दिन का समय मिलेगा अगर आप दुखी हैं तो। अगर आप राज्य आयोग के आदेश से नाराज़ हैं तो आप उसके आगे यानी राष्ट्रीय आयोग में जाइए। ठीक है, आप राष्ट्रीय आयोग में जा सकते हैं, उसके लिए आपको 30 डेज़ का टाइम मिलेगा। ठीक है, और अगर आप राष्ट्रीय आयोग में गए या वहाँ के किसी आदेश से आप व्यथित हैं तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं,
आपको 30 डेज़ के भीतर अपील करनी होगी। तो 45 दिन, 30 दिन और 30 दिन है, और आगे से आगे चलता जाएगा। जिला आयोग से राज्य आयोग, राज्य आयोग से राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय आयोग से सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ओके। इसके बाद अपन क्वेश्चन देखें। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता को दिए गए अधिकारों की कुल संख्या। तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया है, इसमें कंज्यूमर्स को कितने राइट दिए गए हैं? तो इसमें कंज्यूमर्स को 6 राइट दिए गए हैं। इसका आंसर बी होगा। ठीक है, ओके 6। एक मैं जल्दी से आपको डिस्क्लेमर दे दूँ। डिस्क्लेमर क्या है एक्चुअली? जैसे कुछ बच्चे स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, काफ़ी लोग अब वीडियो देखने लगे हैं मेरे, तो वो क्या सोचते हैं कि सर ने जो 10-20 क्वेश्चन कराए उनको देख के चले जाएं। हालांकि जो होशियार बच्चा है वो कतई ऐसा नहीं करता। पर मान लीजिए कोई मासूम निर्दोष सा बच्चा है और वो सोचता है कि सर ने बस 10-20 क्वेश्चन छांट लिए तो वो अपन करके जाएं, तो देखिए वो कहीं ना कहीं आलसपना कर रहा है। हकीकत यह है कि 10-20 क्वेश्चन मैं इसलिए कराता हूँ कि आपको उस चैप्टर की अप्रोच क्या है, भावना क्या है, वो समझ में आ जाए। लेकिन उसके बाद आपको एंड टू एंड प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस आपके पास जो भी सोर्सेज हो, हमारे भी क्वेश्चन बैंक्स हैं, वहाँ से कीजिए। जैसे मान लो यही चैप्टर, तो इस चैप्टर के 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक में अवेलेबल हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप मान लीजिए 10 या 20, जैसे मैं 2 वीडियो बनाऊंगा तो 20 क्वेश्चन होंगे, तो 20 क्वेश्चन करके बस ठीक है मैंने तो कर लिया, मेरा चैप्टर हो गया, ऐसा नहीं होता। अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो मैंने थोड़ा पेपर सेट किया है, आप समझिए, मैंने थोड़ा पेपर बनाया, तो वही क्वेश्चन आ जाएंगे। आ सकते हैं, आ भी सकते हैं, लेकिन वही आएंगे, कोई गारंटी नहीं कर सकता। नहीं तो फिर तो मैं फिर ये काम थोड़ा कर रहा होता, मैं फिर कुछ और ही कर रहा होता। तो कहने का मतलब है कि आप इन क्वेश्चनों के बाद अपने सोर्सेज जो भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, उस पर आप बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए करिए, है ना। जो चीज़ को उसी तरह से लिया करो जैसी वो है। तो बात ये थी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में उपभोक्ता को जो अधिकार दिए गए हैं उनकी संख्या है 6। अब वो कौन से अधिकार हैं, चलिए तो देखते हैं। कंज्यूमर में राइट दिया गया है, एक तो राइट टू सेफ्टी, कि भाई कंज्यूमर को ऐसी वस्तु नहीं बेची जाएगी जो उसके जीवन को या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकती है। अगली स्लाइड में आएगा, फिर इसको आप कैप्चर कर लेना, मैं समझा देता हूं यहीं पे। ऐसी वस्तु कंज्यूमर को बिना बताए नहीं बेची जाएगी जो कंज्यूमर के जीवन को या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक अलग एक्ट भी है, लेकिन यहाँ वस्तुओं के बारे में बात चल रही है। वस्तु में क्या क्वालिटी है, उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, उसमें कितनी शक्ति है, कितना प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम जो भी है, उस सब की जानकारी, उसका वज़न कितना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, ये सब होती है ना। ये सब क्यों होती है? क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत होती है। अगर वो ये सब सूचना ना दे तो कहीं ना कहीं आपके अधिकारों का हनन होता है। तो कोई आप ऐसा पैकेट खरीदते हैं जिसपे ये सब डिटेल नहीं है, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइसिंग, एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग डेट्स, पोटेंसी, उसके अंदर क्या शक्ति है, तो फिर समझ गए, तो फिर आप आपके अधिकारों का हनन हुआ, फिर आप शिकायत कर सकते हो। राइट टू चॉइस का मतलब है आपको चुनाव का अधिकार है। दुकानदार आपके ऊपर थोप नहीं सकता कि भाई ये चीज़ है यही लेनी पड़ेगी, नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा आप जा सकते हैं, वो आपको इंसिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है। राइट टू बी हर्ड, आपको सुने जाने का अधिकार है। अगर आपको कोई शिकायत है, किसी प्रोडक्ट से या सर्विस से शिकायत है, तो वो जो प्रोड्यूसर है, सप्लायर है, वो ऐसी व्यवस्था करेगा कि आपकी शिकायत को सुना जाए। इसके लिए वो हो सकता है कॉल सेंटर बनाए, ठीक है, वहाँ जैसे एक टोल फ्री नंबर होता है, टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो। तो ये मैकेनिज़्म उसको करना पड़ेगा, यानी आपकी सुनवाई हो ऐसा मंच उस प्रोड्यूसर सेलर को भी देना पड़ेगा। और इसके अलावा इसलिए आप देखते हो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, आपको कोई तकलीफ हो तो हमें बताइए, शिकायत के लिए, सुझाव के लिए संपर्क कीजिए। तो ये राइट टू बी हर्ड को ही पूरा करता है, ठीक है। इसके बाद है राइट टू सीक रिड्रेसल। अगर आप देखो आपको गलत चीज़ मिल गई या गलत आपको सेवा मिल गई, अब आप उससे दुखी हो, तो उसका निवारण भी होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है, पहले तो आप अपनी शिकायत पहुंचाएंगे, शिकायत पहुंचाने का मैकेनिज्म हो, फिर उसको व्यवस्था करनी पड़ेगी, या तो वो आपका पैसा लौटा दे, रिफंड कर दे, या वो वस्तु को एक्सचेंज कर दे, या वस्तु की रिपेयर वगैरह करा के दे दे। तो ये सब रिड्रेसल में आता है, निवारण में आता है कि तकलीफ है तो उसकी, अब दर्द है तो दवा दो, तो दवा के लिए ये सब है। ऑब्वियस अगर आप कहेंगे सर ये सब ना करे तो, सेलर ना करे तो शिकायत करो, इसीलिए तो है भाई, पहले मामला आप ही सलटा लो। जहाँ से सर्विस ली है, प्रोडक्ट लिया है, उसको बोल के मामला सलटा दो। नहीं सलट रहा तो क्या करो, आगे फिर है कि कहाँ जाए। छोटा मामला है जिला आयोग, बीच का मामला है 50 लाख से 2 करोड़ वाला तो राज्य आयोग,
और अगर 2 करोड़ से बड़ा वाला मामला है तो राष्ट्रीय आयोग में जाइए। इसके बाद है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन या राइट कंज्यूमर अवेयरनेस। ये सरकार को सुनिश्चित करना होगा, विभिन्न एनजीओज और गवर्नमेंट को मिलकर सुनिश्चित करना होगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जागो ग्राहक जागो, ये उसी विज्ञापन का हिस्सा होता है। तो ग्राहक को जगाने का कार्य, कंज्यूमर अवेयरनेस फैलाने का कार्य सरकार और एनजीओज का है, और ये होना चाहिए, मतलब ये भी कंज्यूमर का अधिकार है, यानी उसे इन्फॉर्मेशन, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन से कंफ्यूज मत रहना। राइट टू इन्फॉर्मेशन में एक तरह से सेलर और प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी है कि वो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे, और कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ये व्यवस्था करे कि उसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में सारी जानकारी कंज्यूमर को मिले, उनमें अवेयरनेस आए, वो धोखा ना खाएं, ये है बात। ठीक है, अब आप ये एक और बात है, एक उपभोक्ता को 6 अधिकार मिले हुए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत। अधिनियम की धारा 2(9), केवल अब हो सकता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन छोड़ के केवल यही आ जाए कि किस धारा में अधिकारों का उल्लेख किया गया है, तो धारा 2(9) में उल्लेख किया गया है। तो आपको ऐसी वस्तु नहीं मिलेगी जो आपकी जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक या हानिकारक हो। आपको वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता के बारे में पूरी जानकारी होगी। आपको विभिन्न वस्तुओं, सेवाओं, प्रोडक्ट तक पहुंचने दिया जाएगा, वो भी कॉम्पिटिटिव कीमतों पे। आप पे थोपी नहीं जा सकती चीज़ें। आपकी सुनवाई की मांग कर सकते हो, आपको लिए मंच प्रदान किया जाएगा, आप शिकायत दर्ज करवा सकते हो, उसके बाद अपनी शिकायत का निवारण कर सकते हो। इसके लिए रिफंड वगैरह, रिपेयर वगैरह का प्रावधान है। और लास्ट में है उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार। ये अधिकार सुनिश्चित करने के लिए गवर्नमेंट को प्रयास करने चाहिए, करती भी है। यही सारी बातें आप इंग्लिश में लिखी हुई है, तो आप देख लीजिएगा। सेक्शन 2(9) इंग्लिश में आप कंफर्टेबल हो तो आप इंग्लिश में पढ़िए, इसलिए मैं दोनों में बनाता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं, और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारे 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, RSR 25, तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए, और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर आप बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं, या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं, तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे, वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोज़ हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोज़ तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले।
जस्ट आप जा सकते हैं और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो घर पे आप हमें अगला क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति उपभोक्ता नहीं है, अ पर्सन इज नॉट अ कंज्यूमर इफ, अगर वो प्रतिफल हेतु किसी सेवाओं को किराए पे लेता है। तो देखिए मैंने कह दिया कि कहा है, आपको बताया कि अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो भी आप कंज्यूमर कहलाएंगे। अगर आप सर्विसेज लेते हैं, जैसे सर्विसेज लेने क्या होता है, आप ब्यूटी पार्लर गए, वहाँ से आपने सर्विसेज ली, आपने घर पे डिश एंटीना लगाया या फाइबर कनेक्शन लगवाया, वो भी सर्विसेज है। आप किसी कोचिंग सेंटर पे गए, कोचिंग ली, वो भी सर्विसेज है। ठीक है, तो अगर आपने सेवाओं को लिया है थोड़े समय के लिए, तो थोड़े समय के लिए कोई भी चीज़ लेते हैं तो किराए पे बोलते हैं। तो अगर आपने सर्विसेज हायर की हैं, प्रतिफल दिया है, तो यू आर ए कंज्यूमर। आप इसमें यस है कि आप कंज्यूमर हैं। ठीक है, यस लिखा मैंने। इसके बाद अगर आप बिना प्रतिफल के माल खरीदते हैं तो आप कंज्यूमर नहीं हैं। अगर आप माल का उपभोग करते हैं तो यस आप कंज्यूमर हैं। अगर आप सेवाओं के लाभार्थी यानी बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज हैं तो भी आप कंज्यूमर हैं। तो इसने पूछा कंज्यूमर नहीं है, तो बी वाले केस में जब आप बिना प्रतिफल के माल खरीदते हैं तो आप कंज्यूमर नहीं हैं। जैसे मैं अगले वीडियो में शायद आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि मान लीजिए कि आप एक फ्री मेडिकल कैंप में चले गए और वहाँ फ्री मेडिकल कैंप में आपको कोई चीज़ मिल गई या आपका फ्री चेकअप हुआ, उससे आपको नुकसान हो गया, तो आप किसी कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं? तो आप नहीं जा सकते। जो चीज़ आपने फ्री में प्राप्त की है ना, उसको लेकर आप अपनी तकलीफ़ दर्ज नहीं करा सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने प्रतिफल दिया हो, कंसिडरेशन, कुछ के बदले कुछ, समथिंग इन रिटर्न आपने उसको दिया हो, तो ही आपका हक उत्पन्न होता है। क्योंकि आपने कुछ दिया है तो आपको कुछ मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपने कुछ दिया ही नहीं है, बिना प्रतिफल के माल उठा के लेके आ गए हो, फ्री में मिल गई है, गिफ्ट मिल गई है, तो फिर उसकी आप गुणवत्ता अच्छी नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या कोई भी मैटर की आप शिकायत नहीं कर सकते। तो चौथे का बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, हु इज़ नॉट अ कंज्यूमर, हु इज़ नॉट अ कंज्यूमर। तो कहता है एक बंदा जिसने रीसेल के लिए माल खरीदा है वो कंज्यूमर नहीं है। एक बंदा जिसने कमर्शियल पर्पस से माल खरीदा है, वाणिज्यिक उद्देश्य से माल खरीदा है, वो कंज्यूमर नहीं है। एक बंदा जो ऐसी सर्विसेज या माल को गिफ्ट में पाता है, फ्री में पाता है, तो वो कंज्यूमर नहीं है। और एक और बात है, एक पर्सन जो पर्सनल सर्विसेज किसी कॉन्ट्रैक्ट के चलते एंजॉय कर रहा हो, जैसे सपोज़ कीजिए आपने एक नौकर को रखा, आपने अपने पास किसी काम करने के लिए वर्कर को रखा, आप उसकी सेवाओं से संतुष्ट नहीं हैं, तो वहाँ पे आप कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका निजी अनुबंध है जो उस व्यक्ति के साथ आपने किया है। इसी तरह से मान लीजिए कि अगर आपने घर पे किसी को मेड रखा, घर पे नौकरानी नौकर रखा, आप उसकी सेवाओं से संतुष्ट नहीं है, तो वहाँ जाके आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में शिकायत दर्ज नहीं कर सकते जहाँ आपने निजी अनुबंध किए हों। तो इन चारों मामलों में आप शिकायत दर्ज नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार उपभोक्ता अधिकारों में क्या शामिल नहीं है। तो अभी अभी अपन ने देखा कि 6 अधिकार शामिल हैं। अब आप पहचान कीजिएगा, पॉज कर लीजिए, खुद ही पहचानिए। खतरनाक वस्तुओं व सेवाओं के विपणन के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार, राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ हैजार्डस गुड्स एंड सर्विसेज, ये आपका अधिकार है। आपको ऐसी वस्तु नहीं बेची जा सकती जिसकी एक्सपायरी हो चुकी हो, जिसमें मिलावट हो, जो आपकी जीवन के लिए या आपकी संपत्ति के लिए नुकसानदायक हो। ऐसी चीज़ आपको नहीं बेची जा सकती। अगर बेची जाती है तो आपके इस अधिकार का हनन होता है, फिर आपके पास दूसरे अधिकार एक्टिवेट हो जाएंगे आपके। तो ये वाला तो अधिकार में शामिल है। सेकंड है राइट टू बी हर्ड, सुनवाई का अधिकार। बिल्कुल, वो आपको मंच, कॉल सेंटर, फीडबैक कॉल, ऐसा शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर वो आपको उपलब्ध कराएगा, और सरकार भी आपको मंच उपलब्ध करवाएगी। ठीक है, तो आपको सुनवाई का अधिकार है, ये है। ऐसे भौतिक वातावरण का अधिकार जो जीवन की गुणवत्ता की सुरक्षा करें और उसे बढ़ाएं। राइट टू फिजिकल एनवायरनमेंट दैट विल प्रोटेक्ट एंड इनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब मान लीजिए आपको यहाँ आए, आपको कन्फ्यूजन हुआ, तो कोई बात नहीं, आप होल्ड ऑन, इसको होल्ड पे कर दो। दो का श्योर है, होल्ड पे कर दो। अब सी और डी में लड़ाई है। डी में क्या लिखा है, वैध शिकायतों के निवारण का अधिकार, राइट टू सीक रिड्रेसल ऑफ लेजिटिमेट कंप्लेंट्स। झूठी कंप्लेंट नहीं, अगर आपकी कंप्लेंट बिल्कुल वाजिब है तो उसका निवारण भी होगा, या तो रिफंड होगा, या एक्सचेंज होगा, रिपेयर होगा, गारंटी वारंटी कुछ भी, या मुआवजा कॉम्पनसेशन कुछ भी होगा, तो ये भी आपका अधिकार है। तो ये आपका अधिकार नहीं है। अब आप बोले मैं तो कंज्यूमर हूँ, मैं तो राजा हूँ, ठीक है, आप बाज़ार के राजा हैं, आपको माना जाता है, लेकिन आप तो कहें मौसम ऐसा होना चाहिए, सड़कें ऐसी होनी चाहिए, सब मतलब चकाचक, आपको मुझे ऐसा वातावरण चाहिए जिससे मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े।
ठीक है, आपका ये मांगना भी ठीक है, लेकिन ये इसके लिए आप कंज्यूमर कोर्ट्स वगैरह में नहीं जा सकते। इसके लिए आप सरकार को कहें, अच्छी सरकार चुनें, अपने चुने हुए प्रतिनिधि पे दबाव डालें, बात पहुंचाएं, ठीक है। तो वहाँ पे आप फिज़िकल एनवायरनमेंट जो आपको चाहिए, अपने यहाँ सराउंडिंग ऐसा हो ना वैसा हो, तो वहाँ पे जो आपकी ख्वाहिशें हैं उसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, ठीक है। बाकी सबके लिए है। आपने कोई वस्तु सेवा ली है, आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो वो को तो प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं। इसीलिए सेलर अब कुछ भी बोल के कुछ भी नहीं बेच सकता, ठीक है ना। तो सी जो है वो नहीं है अधिकार, ठीक है। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत करने की समय सीमा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने कोई चीज़ खरीदी, सेवा ली, आपको पता चला, अब आप संतुष्ट नहीं हो, तो आप कब तक शिकायत कर सकते हो? 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर? तो 2 साल के अंदर आपको शिकायत करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको लिमिटेशन पीरियड बोलते हैं, परिसीमन बोलते हैं। आप ऐसे नहीं है कि कोई चीज़ आपने मान लीजिए 2018 में खरीदी थी और अब 2023 में, मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो आप 2023 में शिकायत कर रहे हैं कि मैंने 5 साल बाद चीज़ खरीदी, मेरे साथ तो धोखा हुआ, हाय रे मैं तो लुट गया। अबे तो लुट गया तो इतने साल क्या सो रहा था क्या? 2 साल। जैसे ही आपको किसी प्रोडक्ट या सर्विस से शिकायत है, आप खफा हैं तो बात उठाइए। 2 साल बहुत है, मोर देन इनफ है। 2 साल के अंदर ना फिर पुराने गड़े हुए मुर्दे उठा के लाने की ज़रूरत नहीं है। पार्डन माय लैंग्वेज। हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, इसमें 2 क्वेश्चन बातों का जवाब होगा। एक कंज्यूमर इंडिविजुअली और जॉइंटली, या कोई वॉलंटरी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। तो शिकायत कौन दर्ज कर सकता है? 4 लोग। कोई व्यक्ति, कोई उपभोक्ता खुद जा सके कर सकता है, उपभोक्ताओं का समूह जाके शिकायत दर्ज करा सकता है, कोई वॉलंटरी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है जो रजिस्टर्ड हो वो शिकायत दर्ज करा सकती है, यहाँ तक कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार स्वतः संज्ञान लेकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सॉरी, लिमिटेशन पीरियड इज 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। 2 साल का लिमिटेशन पीरियड है, जब से आपको तकलीफ के बारे में पता लगा या आपने चीज़ खरीदी या पता चला, यूँ कह लीजिए, उसके बाद 2 साल के अंदर आपको वस्तु व सेवा से शिकायत है तो आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, नॉट आफ्टर दैट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड पे बुक फाइनली पब्लिश कर दी गई है। जैसे सबको पता है फिर भी बताता हूँ मैं। वैसे मैंने 50 सैम्पल पेपर्स ऑफर किए थे और वो आपके पास ऐप के अंदर अवेलेबल थे, यानी सॉफ्ट कॉपी के तौर पे थे, आप आराम से उनको देख सकते थे। पीडीएफ में काफ़ी कलरफुल से थे, बट बहुत लोगों को पसंद आने के बाद भी कई लोगों का ये कहना था कि सर हमें एग्ज़ाम टाइम के लिए भी और हमें बुक से सूट नहीं होता है, तो आप बुक निकालिए। तो 50 सैम्पल पेपर की बुक का साइज़ तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। इवन जैसे मैंने अभी 10 सैम्पल पेपर निकाले हैं तो इसमें भी नंबर ऑफ पेजेस 360 हैं। जी हाँ, 360 इतने पेजेस अभी ही हो गए हैं। तो शायद अगर 50 पेपर के निकालता तो शायद 1800 पेजेस के आसपास हो जाते। तो इसीलिए इतनी बड़ी बुक मैं नहीं निकालना चाह रहा था, बट फाइनली अभी 10 सैम्पल पेपर तो निकाल ही दिए हैं। इसके अंदर आपके 1500 MCQ हैं। मैं कुछ फीचर्स आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएँ। ये बुक का जस्ट फ्रंट कवर है। तो इसके अंदर आपको 1500 MCQ मिलेंगे, 10 सैम्पल पेपर मिलेंगे। ये सेकंड पार्ट जिसको आप कॉमर्स वाला पार्ट कह सकते हैं उसके लिए है। बाय द वे ये पूरा कॉमर्स नहीं है, पर पार्ट सेकंड के लिए निकाला है मैंने। हर क्वेश्चन, जी हाँ, हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एक और बात कि हर क्वेश्चन के नीचे इन डेप्थ सॉल्यूशन हमने डिटेल से दिया है, इसीलिए इतने पेजेस लग गए हैं। वरना मैंने खुद भी कभी सैम्पल पेपर्स पढ़े हैं मेरी पढ़ाई के दौरान, तो 10 सैम्पल पेपर 100-120 पेजेस में आ जाते हैं। पर एक तो ये हिंदी इंग्लिश हो गया, तो डुअल लैंग्वेज होने की वजह से वैसे ही क्वांटिटी डबल हो गई। फिर हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया है, दैट्स वाई वो ज़्यादा हो गया है। फिर भी जैसे मैंने हमेशा कहा है, आप इन क्वेश्चनों को लगाइए। एक और बात, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो 50 सैम्पल पेपर्स थे, ठीक है, जो 50 सैम्पल पेपर्स थे वो क्वेश्चन, और अभी ये जो मैं 10+40 का मॉडल दे रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर आपने वो ले रखे हैं, आप मोबाइल में कंफर्टेबल हैं, तो आपको दोबारा किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बुक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ठीक है। तो ये 10+40 मॉडल क्या है, यानी 50 में से 10 क्वेश्चन तो मैंने हार्ड कवर बुक के तौर पे प्रोवाइड करा दिए हैं और 40 क्वेश्चन फ्री में आपको अभी भी मिलेंगे। तो बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस रखा है, 360 रुपये रखा है। यानी आपके पास एक तरह से 2 चॉइस हो गए कि आप 250 रुपये दीजिए और 50 के 50 सैम्पल पेपर सॉफ्ट कॉपी के तौर पे ले लीजिए, या फिर आप ऐसा कीजिए कि 360 रुपये खर्च कीजिए,
आपको बुक होम डिलीवर होगी, 4 से 6 दिन में होम डिलीवर हो जाएगी। आप हमारे ऐप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं या अमेज़न के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, ये है कि ये बुक अभी 2025 तक, ये 2025 नहीं 2024 तक ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हम 1-2 साल जब हमारा नाम हो जाएगा उसके बाद हम ओपन मार्केट में लॉन्च करेंगे। टिल देन अभी ये आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं ऐप के थ्रू या अमेज़न के थ्रू, वहाँ से आपको 3 से 6 दिन में डिलीवर हो जाएगी। जस्ट एक आखिरी बात, इसके अलावा ये बुक का जैसे ऐसे बैक कवर है, यहाँ पे देखो आप प्राइस लिखा हुआ है, यहीं पे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखे हुए हैं। एंड ये कि हमारे और डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। धीरे धीरे हम, अगर इस बुक का वैसे अच्छा रिस्पांस आना शुरू हो गया है तो मैं बहुत कमिटेड हूँ कि बाकी अब धीरे धीरे हम सारे प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन लाएंगे और फिर ओपन मार्केट में भी लाएंगे। तो बाकी सब्जेक्ट आप जैसे स्टैटिस्टिक, इंडियन इकोनॉमिक्स, जूनियर अकाउंटेंट का जो अकाउंटेंसी एग्ज़ाम है, ऑडिट हुआ, GF&AR हुआ, RSR हुआ, ये सब भी प्रोडक्ट आप हमारे ऐप पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। 7वां क्वेश्चन है, उपभोक्ता मंच में शिकायत कौन कर सकता है? उपभोक्ता कर सकता है जी, बिल्कुल कर सकता है। फिर पूछता है, कंपनी अधिनियम 2013 अथवा तत्कालीन क्रियाशील अन्य किसी भी कानून के अंतर्गत पंजीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता परिषद, मतलब कोई भी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपना रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 में करवा रखा है या उस समय के एक्टिव किसी भी और कानून के तहत करवा सकता है, तो यस, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन भी जो वॉलंटरी रजिस्टर्ड हो वो भी शिकायत दर्ज करा सकती है। बाद में ऐसा नहीं, शिकायत दर्ज कराना बहुत बड़ा बात है, फिर आपको साबित भी करना पड़ेगा कि है ना आपके कंज्यूमर के साथ धोखा हुआ है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी उपभोक्ता मंचों में शिकायत कर सकता है। उपरोक्त सभी, जी हाँ, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, पर ठीक है ना, जरूरी थोड़ा कि टफ क्वेश्चन आएंगे। जब तैयारी करें हमेशा याद कीजिए किसी भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कई बार कुछ कठिन क्वेश्चनों को छोड़ के कुछ लोग तैयारी में डीमोरलाइज हो जाते हैं, ऐसा ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत स्थापित राज्य आयोग कितने मूल्य तक की वस्तुओं या सेवाओं और मुआवजे की शिकायतों को स्वीकार कर सकता है? तो राज्य आयोग किन मामलों को देखेगा? तो मैं बताऊं, जब ये एक्ट आया था 1986 वाले 1986 वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को रिपील करके ख़त्म करके ये जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया था, तब जो लिमिट डाली गई थी वो थी 1 CR टू 10 CR। तो हो सकता है कि आप कहीं क्वेश्चन देखें तो आपको डी आंसर दिखाई दे, 1 करोड़ से 10 करोड़ की लिमिट। लेकिन बाद में जो संशोधन हुए, जब राज्य आयोग पर दबाव पड़ने लगा तो संशोधन हुए और इस लिमिट को 50 लाख से 2 करोड़ तक कर लिया गया। केवल उन्हीं मामलों को राज्य आयोग देखेगा। तो इसका आंसर सी होगा, 50 लाख से 2 करोड़ तक के मामले राज्य आयोग देखेगा। ठीक है, चलिए, तो बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात पे। हिंट देख लीजिए, कहता है कि उपभोक्ता शिकायतों के समाधान के लिए संशोधित आर्थिक क्षेत्र अधिकार होगा। दिसंबर 2021 में ये संशोधन हुआ था। अपने को पता है कि अगस्त 2019 में नोटिफिकेशन आया, जुलाई 2020 से ये लागू हो गया और 1.5 साल बाद दिसंबर 2021 में इसमें संशोधन हुआ। अब ये कहा गया कि जो जिला आयोग है वो 50 लाख तक के मामले देखेगा, राज्य आयोग 50 लाख से 2 करोड़ तक के मामले देखेगा और राष्ट्रीय आयोग 2 करोड़ से अधिक के मामले देखेगा। यही सारी बातें इंग्लिश में लिखी है। आफ्टर अमेंडमेंट इन दिसंबर 2021 अप टू 50 लाख रुपी फॉर डिस्ट्रिक्ट कमीशन, मोर देन 50 लाख टू 2 करोड़ फॉर स्टेट कमीशन, मोर देन 2 करोड़ फॉर द नेशनल कमीशन। ठीक है, इसके बाद देखिए, यदि कोई ग्राहक राज्य आयोग के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह अपील दायर कर सकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद स्टेट लेवल होता है, उसके बाद आपका नेशनल लेवल है। तो अगर आप स्टेट लेवल से संतुष्ट नहीं हो तो नेशनल लेवल पे जाके आप शिकायत कर सकते हो। यानी आपको कहाँ जाना है? राष्ट्रीय आयोग में जाना है। ये कहता है कि जिला आयोग में जाएगा, जिला आयोग तो बहुत छोटा होता है। सुप्रीम कोर्ट में सीधा भागने की ज़रूरत नहीं है, उच्च न्यायालय में नहीं जाना है, आपको राष्ट्रीय आयोग में जाना है। क्वेश्चन को समझिएगा, कहाँ आप अपील कर सकते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन में, तीनों में मैंने अंतर बताया था, जिला आयोग, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उस अकेली टेबल के अंदर से आपके 10 से 15 MCQ बन सकते हैं जो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ओके, डन। तो अगर कोई बंदा मतलब किसी व्यक्ति ने क्या किया, राज्य आयोग में शिकायत दर्ज करी, वहाँ से जो आदेश आया उस आदेश से वो व्यथित था, चाहे कंज्यूमर हो सकता है, चाहे सेलर है, कोई भी व्यथित हो सकता है, तो आपको अगले 30 दिन के अंदर देखो, मैंने बताया था यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको 45 दिन मिलेंगे, स्टेट से नेशन जाने के लिए आपको 30 दिन का समय मिलेगा और नेशनल से सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आपको 30 दिन का समय दिया जाएगा। तो आप
अगर फैसले से संतुष्ट नहीं है तो 30 दिन के अंदर आप अगली जो बड़ी आयोग है उसमें आप राष्ट्रीय आयोग में जाके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। उसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत गठित केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का कार्यकाल होता है। तो देखिए, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को, उनके हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षण करने के लिए जिला लेवल पे उपभोक्ता संरक्षण परिषद बनाई गई है, राज्य लेवल पे राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद बनाई गई है। इसी तरह से नेशनल लेवल पे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद बनाई गई है और उसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष। 3 साल तक के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, मतलब वो तो चलती रहेगी, बाद में उसके मेंबर्स में बदल जाएंगे। तो 3 साल का कार्यकाल हुआ करता है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का। होप वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर यूज़फुल लगे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ कंटेंट को शेयर किया कीजिए। इन दोनों में ही पैसे नहीं लगते हैं। हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। कॉमर्स की दुनिया के हैं तो मैं आपके बहुत काम आऊँगा, मैं मतलब मेरे वीडियोस। थैंक यू।